हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का सिलेबस, जिसमें हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। वो है आपके पास संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसको हम रिकैप करेंगे अभी। तो पहला है आपके पास संख्या पद्धति जो है उसके बारे में हम पता करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल है संख्या पद्धति में। और ये पिछली क्लासों की बातें है सारी, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि आपने पिछली क्लासों में क्या सीखा था। पहले नंबर पर आपके पास है प्राकृत संख्या। तो आपको सभी को पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसको आप नेचुरल नंबर भी बोलते हो। तो क्या होती है प्राकृतिक संख्या? आपके पास जो संख्या 1 से शुरू होती है आपके पास, वो क्या होगी? आपके पास प्राकृतिक संख्या होती है, या प्राकृतिक संख्या बोलते या नेचुरल नंबर बोलते। और कहाँ तक होती है ये? इनफाइनाइट तक, जहां तक आप गिनती लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर क्या है आपके पास? दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं आप। तो पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास? पूर्ण संख्या कैसे प्राप्त होती है आपको? प्राकृतिक संख्या में जब शून्य शामिल करते हो आप, प्राकृतिक संख्या में जब आप शून्य शामिल करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? ये पूर्ण संख्या बनेगी। तो ये कहाँ तक रहेगी? इनफाइनाइट तक रहेगी, यानी कि जो संख्या शून्य से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर आगे आपके पास सम संख्या। अब सम संख्या क्या है आपके पास? सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी बोला जाता है, सम संख्या वो संख्या होती है आपके पास जो दो से पूरी तरह से भाग हो जाए। मतलब दो से अगर भाग देंगे ऐसी संख्याएं जिसमें शेषफल आपके पास शून्य बचेगा, वो क्या होगी? आपके पास सम संख्या होगी। 2 4 6 8, और कहाँ तक रहेगी? ये भी अनंत तक रहेगी। इसी तरह आपके पास विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या आपके पास क्या होती है? जो संख्या आपके पास दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, मतलब उसमें शेषफल आपके पास कुछ ना कुछ बचेगा, तो वो होती है आपके पास 1 3 5 7, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। वैसे ही आपके पास फिर होगी भाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या तो क्या होती है आपके पास? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग हो, यानी कि उसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक वो खुद और दूसरा एक। तो दो या दो से बड़ी होती है, तो आपके पास दो हो गया, 3 5 7 और आगे तक इनफाइनाइट तक। फिर आपके पास आती है भाज्य संख्या। फिर आती है आपके पास भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है आपके पास? भाज्य संख्या वो संख्या होती है आपके पास जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी भाग हो जाए, यानी कि उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं आपके पास। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 12 और आगे तक। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो आपके पास भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या आपके पास 4 से शुरू होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास 2 है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा, अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ ये शेयर जरूर करें आप। आगे आता है आपके पास सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपके पास? जिसका सार्वगुणनखंड आपके पास केवल एक हो। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास 4 और 9 है, तो इसका जो कॉमन गुणनखंड होगा, यानी कि सार्व गुणनखंड रहेगा जो इसका, वो एक रहेगा। तो आपके पास जिसमें सार्वगुणनखंड एक हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि 4 और 9 क्या है आपके पास?
सह अभाज्य संख्या है। तो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब है आपके पास पूर्णांक। अब आपके पास क्या आएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, उससे पहले हम संख्या रेखा की बात करेंगे। तो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा आपको सबको पता है कि संख्या रेखा वो रेखा होती है जिसपे हम क्या करते हैं? संख्याओं को अंकित करते हैं। यानी कि जिसपे आप संख्याओं को अंकित करेंगे, हमने पिछली क्लास में सीखा ये। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिकैप करेंगे। यहाँ पे बीच में शून्य होता है आपके पास, ये शून्य होगा। इधर को आपके पास धनात्मक संख्याएं होती है, राइट साइड को धनात्मक संख्याएं होती है, और इधर को आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्या होती है। तो अगर हम बात करें कि जो ये वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। और यहां से परे को क्या है? ये वाली पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो क्या बोलेंगे आप? पूर्णांक क्या होता है आपके पास? पूर्णांक होता है समूह किसका? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का, वह पूर्ण संख्या का जो समूह है वो क्या कहलाता है आपके पास? पूर्णांक कहलाता है। तो यानी कि आप और क्या बोल सकते हो? ऋणात्मक संख्या, यहाँ से आगे धनात्मक संख्या और शून्य का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। चलो ये बात होगी, ये आपको पता है। फिर हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो क्या होती है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बटे में लिख सकते हैं आप, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और q आपके पास 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी कि बटे में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। और ये आपको पता है कि p अंश और q आपके पास हर है। तो आपके पास जैसे 1/2 है, 3/7 है, या 0 है आपके पास, ये सारी क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो कौन सी हुई आपके पास? √2, √3, √5, √7, पाई, ये सारी क्या है? एक्सपोनेंट फंक्शन आपके पास, जो आप 10th ये +1 क्लास में सीखोगे एक्सपोनेंट फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा और मूव करते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने सीखा प्राकृत संख्या, फिर हमने सीखा पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद हमने सीखी सम संख्या, फिर हमने बात करी विषम संख्या, फिर हमने बात करी अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर हमने बात करी पूर्णांक की सह अभाज्य संख्या, फिर हमने बात करी परिमेय संख्या, और फिर हमने बात करी अपरिमेय संख्या। इस टाइप की हमने संख्याओं की बात करी यहाँ पे। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, मतलब जितने भी टाइप की आपके पास संख्याएं हैं, इनका जो समूह होगा आपके पास, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इन सभी संख्याओं के समूह को आप क्या बोलेंगे? इन सभी संख्याओं के समूह को आप बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं। ये सारी संख्याएं जो है आपके पास, वो क्या कहलाएगी? वास्तविक
संख्याएं कहलाएगी और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं, संख्या पद्धति में आती है, उन सभी संख्याओं का जो समूह है वो आपके पास वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। अब हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो पहले हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इसको। तो हम पहले यहाँ पे दो उदाहरण सीखेंगे। तो पहला उदाहरण है आपके पास 36/100 और दूसरा उदाहरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10/3। अब इसका मतलब क्या है आपके पास? इसका मतलब है कि आपने 36 को भाग देना है किससे? 36 को भाग देना है 100 से। तो ये नहीं जाता है तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल की 0 लगेगी, ये आएगा 100 या 300, बचा कितना आपके पास 60। डेसिमल लगाया 0 लगी, 100 छिका 600। तो यहाँ पे आपके पास जो शेषफल मिला, यहाँ पे आपको शेषफल क्या मिला? शेषफल यहाँ पे 0 मिला। परंतु यहाँ पे जब हम बात करेंगे 10 को आपने भाग दिया 3 से, 3 तिये 9 और 1 बचा, डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 3 तिये 9। यहाँ पे फिर से 1 बचा, डेसिमल लगाया है तो 0 लगा सकते हैं, 3 तिये 9। तो ये फिर से वही रेपिटेशन हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब ये चलता रहेगा आपके पास। तो शेषफल यहाँ पे आपके पास 0 के बराबर नहीं है, परंतु यहाँ पे है। और यहाँ पे भागफल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है आपके पास। तो आपके पास 36/100 आया, वो किसके बराबर आया? 0.36। और शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसको कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसको क्या बोलेंगे आप? शांत दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया आपके पास? इसका दशमलव प्रसार आपके पास शांत हो गया। परंतु जब आपने यहाँ पे बात करी किसकी? 10 को 3 से भाग दिया तो आपको क्या मिला? 3.33 और ये आगे तक। यहाँ पे भागफल जो है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है बल्कि अशांत है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार। और इसको बोला जाता है अनवसानी आवर्ती। तो आपने देखा कि आपके पास जो ये वास्तविक संख्या है, यहाँ पे आपको 2 प्रकार के दशमलव प्रसार मिले। अभी एक तीसरे टाइप का भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। परंतु आपको ये क्या मिला? 2 प्रकार के दशमलव प्रसार मिले, एक तो शांत दशमलव प्रसार मिला और एक अनवसानी आवर्ती मिला। तो वास्तविक संख्याओं में जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, उनका दशमलव प्रसार 2 टाइप का हो सकता है आपके पास, या तो शांत होगा या फिर आपके पास अनवसानी आवर्ती रहेगा। तो थोड़ा सा और मूव करते आगे। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं में आपके पास अपरिमेय संख्या भी आती है। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की यहाँ पे कंसीडर होगी है, एक तो परिमेय संख्या है और एक आपके पास अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है आपके पास? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है आपके पास? जैसे कि आपके पास है √2, √3, √5, √7 और पाई और एक्सपोनेंट फंक्शन। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। आपके मन में एक चीज आ रही होनी कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, या फिर होती है 3.1।
1/4। तब ये कैसे हुआ, ये तो बटे में आ गया। और आपको यहां से भी लग रहा होगा कि 3.14 को हम 314/100 लिख दिया, ये तो p/q के रूप में आ गया। और p/q के रूप में आ गया तो ये तो आपके पास परिमेय संख्या हुई, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या फिर शांत होता है। परंतु ये जो आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 हमारे को सिखाई जाती है, ये अप्रोक्सीमेट मान है। पाई का अप्रोक्सीमेट मान 22/7 या 3.14 लिया गया है। और √2 का वैल्यू भी आपको सिखाया था कि 1.41 होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है। ये अप्रोक्सीमेट मान है, एक्चुअल में इसका जो मान होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपके पास पाई की वैल्यू जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 लिखी जाती है या 3.14 लिखी जाती है, पर एक्चुअल मान जो पाई का है वो क्या है आपके पास 3.14159265358 इस तरह का दशमलव प्रसार होता है इसका, ये आगे तक चलता रहता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है आपके पास। यहाँ पे कोई ना कोई अंक मिलेगा, ये जो भागफल है वहां पे अंक आते रहेंगे, परंतु अंकों की यहाँ पे किसी भी खंड की पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं होगी। तो पाई का वैल्यू ये होता है। और √2 का वैल्यू 1.41 नहीं बल्कि कुछ और ही होता है, 4213563 इस तरह का होता है। तो आपके पास ये याद रखना है आपने कि जो वास्तविक संख्या है उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अनवसानी अनावर्ती कैसा दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्या का, अनवसानी अनावर्ती। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी आवर्ती, और अपरिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार होगा या वो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यानी कि आपको पिछली बातें याद आई होगी। तो थोड़ा सा और मूव करते आगे। अब है आपके पास, जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास अब है हर का परिमेयकरण करना, जो इम्पोर्टेंट है। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये नई चीज है यहाँ पे, परिमेयकरण ये सिखाता हूं मैं आपको। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। आपके पास हर का परिमेयकरण कैसे होता है वो मैं सिखा रहा हूं आपको। तो जैसे कि आपके पास मैंने एक संख्या लिखी √7 माइनस √6, तो यहाँ पे हर क्या है आपके पास √7 माइनस √6। तो यहाँ पे आपने हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे करते सीखना है आपने। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करेंगे इसका हर का परिमेयकरण, तो आपने यही वाली संख्या दोबारा लिख देनी है, √7 माइनस √6, यहाँ गुणा लगाना है, और जो हर में है वही यहाँ लिख देना है, गुणा में भी और भाग में भी। परंतु ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना है आपने, संख्या वही लिखनी है परंतु निशान को उल्टा कर देना। ऐसे करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, वापिस से यही संख्या मिलेगी आपको। अब आपने क्या करना है, अंश को अंश के साथ गुणा करते हैं, जब गुणा होता है तो ये बन जाएगा 1 गुणा √7 प्लस √6, और यहाँ पे बन जाएगा √7 माइनस √6, और ये भी बन जाएगा √7 माइनस √6 प्लस। तो यहाँ पे अगर इसको a मानते हो इसको b मानते हो, इस ये a है ये b है, तो यहाँ पे एक सर्वसमी का उपयोग होगी a प्लस b, a माइनस b, तो किसके बराबर होता है ये a² माइनस b² की। तो ये करोगे आप तो ये एक के साथ गुणा होगी, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये बनेगा आपके पास √7 का वर्ग। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा सर्वसमीका में कैसे रखा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं वहां पे आपकी समस्या का समाधान करूंगा। परंतु आपने एक चीज सीखी थी कि जो √7 है जैसे और इसका वर्ग है, तो वर्ग से √ कैंसल हो जाता है, तो ये वापस क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 7 और ये बचेगा आपके पास 6। तो ये क्या है आंसर, √7 प्लस √6/1, और बटे में 1 का मतलब नहीं होता आपके पास कुछ भी नहीं, तो आपके पास ये आएगा √7
प्लस √6। अब एमसीक्यू में किस तरह के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी पूछे जाते ये, तो वहां पे सिंपल सा पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा कि 1/√7, इसमें हर का परिमेयकरण करने पे कितना आंसर आएगा, और ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसको आपने ऐसे करना है √7, यही वाला, यहाँ पे निशान उल्टे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिंगल संख्या है आपके पास। तो ये आएगा √7 और ये आएगा √49। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 8th क्लास में आपने सीखा था, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये आया आंसर आपके पास। तो थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। घातांक के नियम आपने कक्षा 8 में सीखे थे, वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगे आपकी इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो चलो पहले हम बारी बारी से सीख लेते हैं। पहला नियम क्या है आपके पास, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपके पास है a की पावर m, इसको क्या पढ़ते हैं, a की पावर m या a की घात m या a की शक्ति m। तो जिस पे ये घात लगी है ये आधार होता है आपके पास, और ये आपके पास क्या होगा, घात या घातांक होगा। तो चलो अब थोड़े से नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है आपके पास, अगर आपके पास आधार एक जैसे हो और गुणा में हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। आधार एक जैसे होने चाहिए आपके पास तो घात प्लस हो जाएगी। उदाहरण के लिए उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण, आपके पास अगर 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 8 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 जमा 8, तो कितना आएगा, ये 2 की पावर 14 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा नियम देख लो। दूसरा नियम आपके पास है कि आधार एक जैसे होते हैं और भाग होता है अगर, तो इनकी जो घात है ये माइनस हो जाती है, m-n। तो उदाहरण देख लो इसका। उदाहरण है, इसके जरिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 की पावर 8 भाग 2 की पावर 6, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो 8 - 6, और ये आएगा आपके पास 2 की पावर 2। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। रिकैप है, ये सारी बातें पिछली क्लास की है। अगर आपके पास ऐसा हो a की पावर m की पावर n, अगर घात की घात हो तो घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उदाहरण देखो इसका। उदाहरण, अगर आपके पास उदाहरण 2 की पावर 6 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 6 गुणा 2 हो जाएगी और ये बन जाएगा 2 की पावर 12। तो नेक्स्ट जो नियम है वो हम अगले पेज पे सीखते हैं। अगला है आपके पास, अगर ऐसी कंडीशन हो आपके पास, कैसी कि a की पावर m गुणा b की पावर m, यहाँ पे आधार अलग अलग है परंतु घात सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, a गुणा b की पावर m बन जाएगा। तो उदाहरण इसका, उदाहरण के जरिए ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। अगर 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6 है तो देखो यहाँ पे आधार अलग अलग है, गुणा है, पावर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 6 बनेगा आपके पास। और ये क्या बन जाएगा, 2 तिया 6 और 6 की पावर 6 बनेगा। तो अगला नियम देखो, अगर आपके पास ऐसा ही कुछ है, a की पावर m भाग b की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a भाग b, ये जो आधार है ये आपस में भाग हो जाएंगे और घात एक बार आ जाएगी आपके पास। तो इसका उदाहरण क्या रहेगा आपके पास, इसका उदाहरण रहेगा 2 की पावर 8 भाग 3 की पावर 8, तो क्या बनेगा, ये 2 भाग 3 और पूरे की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 8 हो जाएगी। अगला नियम क्या है आपके पास, आपने सीखा है कि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। कोई भी संख्या हो अगर आपके पास, जैसे कि 100 की पावर 0, तो ये भी 1 के बराबर आएगा। आपके पास 110 की पावर नहीं 1010 की पावर भी 0 है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो अगला नियम है आपके पास, अगर आपके पास ऋणात्मक संख्या हो
ऋणात्मक संख्या क्या होती है आपके पास, माइनस वाली संख्या हो और उसकी घात आपके पास सम संख्या हो। सम संख्या माने तो 2, 4, 6, 8, तो आपके पास जो माइनस है वो खत्म हो जाता है और ये उत्तर आएगा आपके पास धनात्मक संख्या आएगा। जैसे कि उदाहरण -2 की पावर 2 है आपके पास, तो आपने ये माइनस को कंसीडर ही नहीं करना है और ये आएगा 2 की पावर 2 और ये किसके बराबर आएगा आपके पास, 4 के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास नियम जो है, अगर आपके पास ऋणात्मक संख्या है और उसकी पावर अगर आपके पास विषम संख्या है, अब विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, तो उत्तर आपके पास ऋणात्मक ही आएगा, मतलब माइनस बरकरार रहेगा, आपने माइनस को फिर छोड़ना नहीं है। जैसे कि उदाहरण के जरिए अगर समझे हम इसको, तो अगर आपके पास -2 की पावर 3 है, तो 3 क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस बरकरार रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आंसर आएगा आपके पास -8। तो ये थी वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो कुछ यहाँ पे और सर्व समीकरण हैं जो पिछली क्लास की थी, सर्व समीकरण जो आपने याद करनी है, यहाँ पे उपयोग होगी वो। तो पहली आपके पास रहेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छे से रफ नोटबुक पे आपने नोट करनी है और बार बार इसको अभ्यास करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह आपके पास एक और रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये रहेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये रहेगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अगला आपके पास रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये इतनी सर्व समीकरणें आपने जरूर याद करनी है। बार बार आप अभ्यास करें लिख के, और इन कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक ये थ्योरी वाला पार्ट आपको आएगा नहीं तब तक आप इसके प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।